मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी डीएस में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई विश आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, अब आपको पता होगा कि टाइम बहुत ही कम बचा हुआ है। बस आपका एग्जाम 8-10 दिनों के अंदर आने वाला है। तो हम सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करेंगे, बहुत ही फास्ट रिवीजन करेंगे। और इस सेशन की अगर बात करूं तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन लिए गए हैं और इसमें जो है हिंदी के क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जीके जीएस के क्वेश्चन को बहुत अच्छी से इंक्लूड किया गया है। तो अगर हम लोग कहें तो यहाँ पर बहुत ही मल्टीपल सब्जेक्ट को ऐड किया गया है और क्वेश्चन के लेवल बहुत अच्छे लेवल के, इजी टू मॉडरेट हैं। और आपके लिए जो है यहाँ पर हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपके एग्ज़ाम, जिस भी दिन आपका एग्ज़ाम हो और हमारे सेशन, हमारी पूरी ऐसी कोशिश होती है कि 10 से 15 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चन आ सके। कि हमारी पूरी कोशिश रहती है क्वेश्चंस को छांटने वक्त। तो आप सभी लोग देखिए, स्टार्ट करते हैं अपना सेशंस। वी कैन मूव ऑन क्वेश्चन ऑन दिस स्क्रीन। देखिए, कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं, आप सभी को पता होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं व्यक्तिवाचक। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं यानी कि जिनके जैसा कोई और नहीं हो सकता। तो राम जो थे वो अकेले थे, अनोखे थे, उनके जैसा कोई नहीं। और रामचरितमानस बुक अकेली है, कोई इसके जैसा दूसरा है नहीं। गंगा एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए। हम और देखेंगे ही नहीं, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। अपना स्कोर चेक करते रहिए। जो भी स्कोर आपका आता हो सेशन में कमेंट करके बताइए कि क्या रहा आपका स्कोर। और बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करिएगा। पूरी एनर्जी के साथ बैठिए, पानी वानी लेकर के, कि आपको एनर्जी मिलती रहे। और 11 नंबर देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 11 का तत्सम रूप क्या है। यानी कि एज इट इज जो संस्कृत में बोला गया हो तो उसको बोलते हैं एकादश। यानी कि एक का मतलब 1 10 से मिलकर बना है 11। तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर तत्सम लिखा हो, लेकिन यहाँ पर तद्भव होना चाहिए। तद्भव सब निर्दिष्ट कीजिए तो आधा जो हो जाता है तद्भव वो होता है जो हम संस्कृत से हम निवेश में कन्वर्ट करते हैं, वो हमारा हो जाता है तद्भव शब्द। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कह रहा है रामायण का संधि विच्छेद करिए। तो यहाँ पर रामायण का संधि विच्छेद आप लोग करोगे तो राम प्लस आयन हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करेंगे और फास्ट ही आंसर देने की कोशिश करिए। आपकी पलक झपके और स्क्रीन पर क्वेश्चन आया, राइट आंसर देकर आगे बढ़ जाइए। और आपको अगर लगता है कि मैं स्लो थोड़ा पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग हाई स्पीड करके 2x 1x जैसे भी आपको समझ में आए, क्योंकि एक लेक्चर आपको कम से कम 2 या 3 बार रिपीट करके रखना होगा, तभी आपके एग्जाम में, आपके माइंड में ये सारे क्वेश्चन छपेंगे। और ऐसे नहीं एग्जाम क्रैक हो जाते हैं, आपको डिफरेंट मेहनत करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर का है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। सिर से पानी का गुजर जाना, यानी कि सहनशीलता की जो सीमा होती है वो अटूट होती है। यानी कि कुछ लोग जो जीवन में होते हैं, जिंदगी में होती हैं, वो पेशेंस, यानी कि बहुत लोग बहुत ही आपको टारगेट करेंगे और कुछ लोगों का पेशेंस भी बहुत हाई होता है, सुनते 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 रहते हैं। यानी कि सहनशीलता की सीमा एक होती है, जब वो क्रॉस हो जाती है तो सर से पानी ऊपर हो जाता है। यानी ईंट का वार आपको पत्थर से नहीं करना है, पैर से समझाने की कोशिश करिए। यानी कि एकदम अच्छे इंसान बनिए, पोलाइट बनिए, और ईंट का जवाब पत्थर से ना दे करके उसको प्यार से दीजिए। तो राइट आंसर इसका फिलहाल ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। यानी कि सहनशीलता कितनी सीमा तक हो सकती है। सो आंसर नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है। अब संघर्षी व्यंजन वो होते हैं जिनको बोलने में थोड़ी एनर्जी हमारी वेस्ट हो। संघर्षी व्यंजन हमारे होते हैं स, ये वाला स होता है, और ये सा होता है, और सा होता है, और हा होता है। तो इसमें हा हमें दिया गया है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। यानी ऊष्म व्यंजन वही होते हैं जिनको संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। तो स है होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो गा दिया गया है वो एक ऊष्म व्यंजन नहीं है। यानी कि गैस जब है नहीं, तो ये आपसे पूछा गया, तो सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप बहुत ही अच्छी प्रकार से आंसर दे रहे होंगे।
और यानी कि बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चंस को पढ़ रहे होंगे। यानी आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आंसर देने में बहुत मज़ा आता है रियली, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता है तो। हिंदी वैसे हमारी मदर टंग है और हिंदी तो वी लव हिंदी, क्योंकि इंडिया में रहते हैं, हिंदी ना है तो फिर फ़ायदा क्या रहने में। तो यहाँ पर आंसर को, क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है खट्टा विशेषण की संज्ञा होगी। जो खट्टा है वो एक विशेषण, इसकी संज्ञा क्या होगी, तो इसका हो जाएगा खटास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए ऑन दिस स्क्रीन, कह रहा है किस वाक्य में अकर्मक क्रिया। देखिए अकर्मक क्रिया की मैं आपको ट्रिक बताता हूं। देखिए सकर्मक जब भी आपसे पूछा जाए, सकर्मक, थोड़ा सा राइटिंग पर मत जाइएगा, सकर्मक में अगर आपसे पूछा जाए तो यहां पर अगर क्या और या फिर आपसे किसको, इन क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए, किसको, तो वो आपके हो जाएंगे सकर्मक। अगर ये क्वेश्चन ना उठे, उस सेंटेंस में क्या और किसको के क्वेश्चन ना उठे, तो वो अकर्मक हो जाएगी। तो आप देखिए, कह रहा रजनी ने गीत गाया, तो रजनी ने क्या गाया, रजनी ने गीत गाया, तो हमें ये तो सकर्मक मिल गया। मोहन पानी पी रहा है, तो मोहन क्या पी रहा है, तो सबसे पहले ये क्या पी रहा है, पानी, तो सकर्मक। हम सिनेमा देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं, सिनेमा, तो ये भी सकर्मक हो जाएगा। लेकिन ढूंढ या ऊंट खड़ा है, तो यहाँ पर इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, देखिए जो करेगा सो भरेगा। एग्जैक्टली जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, ये हमारा कर्मा है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल आपको मिलेगा। तो कुछ लोग इसको मिथ भी मानते कि ऐसा नहीं होता है। एक जीव जो है, जीवक जो रहे हैं उनका नाम है, वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, कर्म वर्म कुछ नहीं होता है, आराम से ज़िंदगी जिए और उधार लेके घी पिए और ज़िंदगी आराम से जियो। तो यहाँ पर कुछ लोग कर्म पर विश्वास करते, तो जो करेगा सो भरेगा रेखांकित का क्या है, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर रेखांकित जो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्रिया विशेषण है या संकेतवाचक सर्वनाम, बिल्कुल नहीं, संबंधवाचक सर्वनाम या गुणवाचक, तो यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर यहाँ पर पेड़ से फल गिरा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप लोग क्या बताओगे। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेड़ से फल गिरा है, तो यहाँ पर पेड़ से फल जो है अलग हो रहा है, तो यहाँ पर अपादान, यानी कि पेड़ से फल दूर हो रहा है। जब दूर हो रहा तो यहाँ पर अपादान हो जाना चाहिए, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है धनवान का स्त्रीलिंग, यहाँ पर धनवती हो जाएगा, आंसर बी इसका करेक्ट हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कह रहा है निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है। तो सरकार बिल्कुल आपका विदेशी शब्द है, आंसर ए ही इसका करेक्ट हो जाएगा, अगले देखने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है, तुमसा, जैसा, आपसी या धार्मिक। तो आप देख रहे हो ना, यहाँ पर तुमसा कोई नहीं है, जैसे तुम हो वैसे हम हैं, आपसी कोई नहीं है, यानी कि ये सब एक जैसे लग रहे हैं। असंगत धार्मिक है, क्योंकि ये एक रिचुअल से रिलेटेड है, तो इसका बिल्कुल असंगत हो जाएगा, बीज करेक्ट है। अब है यहाँ पर निम्नलिखित में से रूढ़ शब्द क्या होगा। रूढ़ शब्द वो होते हैं जिनसे अलग अलग शब्द बनाए जा सकते हैं। तो पंकज, पंक प्लस अज यानी कि तो रूढ़ शब्द, इसको तोड़ा जा सकता है। विद्या प्लस आलय किया जा सकता है। और जलज यानी कि इसको भी तोड़ा, लेकिन कमल को आप नहीं तोड़ सकते हो। कमल को अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, अर्थ नहीं निकलेगा, अर्थलेस हो जाएगा। तो रूढ़ शब्द कमल है और डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा है किस क्रम में सही मेल है। तो देखते हैं, अंश सूर्य, अंश कंधा, ये भी नहीं। छात्र और छाता कैसे हो जाएगा, तो ये सही हम कैसे करेंगे। छात्र को छत्ता नहीं या छाता नहीं कह सकते। तुरंग को हम घोड़ा कहते हैं और तरंग को लहर कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए तुरंग को बेसिकली हम लोग घोड़ा ही कहते ही हैं और तरंग को लहर, तो ये इसके पर्यायवाची आंसर से इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने लगाया है तो सही बिल्कुल करेक्ट कर पा रहे होंगे। कह रहा जलज युम जलद का अंतर कहाँ स्पष्ट होता, मैं आपको बता देता हूँ। जहाँ पर जलज आ जाए वहाँ पर कमल से रिलेट करना, और जहाँ पर लास्ट में द लास्ट में दिखे, मोस्टली शब्द मैं बोल रहा हूँ, सारे शब्द नहीं, मोस्टली अगर यहाँ पर द आ जाए तो वो आंसर बादल से रिलेट होंगे। तो यहाँ पर जलज यानी कि जलज मिस कमल और जलद मिस बादल, तो इसका तो आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी होना चाहिए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रेम्बल शब्द का हिंदी रूप में क्या होगा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको हम साथियों प्रस्तावना कहते हैं। हम भारत के लोग, भारत को समाजवादी, आर्थिक, धर्मनिरपेक्ष वगैरह वगैरह, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। फिलहाल हम सभी को रटी होनी चाहिए प्रेम्बल, तो इसका राइट आंसर सी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है, यानी कि सर्वनाम का तो यूज हुआ लेकिन अशुद्ध रूप से है, तो वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, ये तो सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ, ये भी सही है। मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये कौन सा शब्द होगा, तो तेरे वरे, ये क्वेश्चन यानी ये हमारे आम भाषा बोली जाती है गांव घरों में, या यहाँ पर होना चाहिए मैं आपको एक घड़ी दूंगा या मैं तुम्हें एक घड़ी दूंगा, लेकिन तेरे वगैरह ये नहीं आना चाहिए। तो आंसर नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर सर्वनाम का तो यूज हुआ लेकिन गलत तरीके से हुआ है। अब एक पत्ते में आपको कई बार बताया जाता है कि प्रत्यय जो होता है प्रा से आप लोग पी, यानी कि पी फॉर पीछे, यानी कि किसी शब्द में जो पीछे शब्द लगा होगा उसको हम लोग प्रत्यय बोलते हैं, और प्रत्यय लगाने पर सप्ताह का क्या रूप होगा, तो उसको साप्ताहिक कहेंगे। तो बी वाला अपना करेक्ट हो जाएगा साप्ताहिक, यानी कि साप्ताहिक साप्ताहिक, यानी कि आप सभी लोग ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट लगाएंगे। तो नेक्स्ट नंबर स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन। अब यहाँ पर आई विश आप सभी लोग बहुत ही अच्छी प्रकार से आंसर दे रहे होंगे। और चलते चलते मैं आपको बता दूं, वीडियो अगर आपको भाई मेरे पसंद आ रही है और चैनल पर नए विजिट कर रहे हो और अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, महान कृपया होगी। और चैनल पर विजिट कर रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपको जो अदर हमारी क्लासेस हों और सेशंस हो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके और आप चैनल पर विजिट करके उसको देख सके। तो यहाँ पर देखिए अभ्यागत शब्द का उपसर्ग आपको बताना। देखिए उपसर्ग यानी कि आगे, यानी कि अभी प्लस आगत, यानी कि राइट आंसर ए अपना बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। अगर आपने ए आंसर दिया तो बिल्कुल सही दे रहे हैं। अब दिया गया है निर्देश प्रदत्त निम्नलिखित प्रश्नों के सर्वोत्तम विलोम को पहचानिए। तो यहाँ पर कुछ नीचे प्रश्न दिए गए, उन्हें विलोम बताना है। तो महान का तुच्छ हो जाएगा बिल्कुल, और महान का छोटा तो होता नहीं, तो महान होगा बहुत ही तुच्छ। इसका आंसर ए बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है कामदेव का, यानी कि कामदेव ये एक पर्यायवाची आपको बताना है। मदन, मनमथ, मनोज ये सभी कामदेव के पर्यायवाची होते ही हैं, तो राइट आंसर डी यहाँ पर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए ब्रह्मा, ब्रह्मा का पर्यायवाची नाभि से निकले हुए, महिदेव भी नहीं, भूदेव भी नहीं, विप्र भी नहीं, तो नाभि जी जो यानी कि कमल की नाभि से जो निकले हुए हैं तो वो ब्रह्मा जी ही निकले हुए हैं। आंसर ए अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाना चाहिए। अब पक्षी का पर्यायवाची क्या होगा? पक्षी को खग कहते हैं, विहंग भी कहते हैं, फखेरु भी कहते हैं, नभ भी कहते हैं, चिड़िया भी कहते हैं, शकुंत भी कहते हैं। अगर आपने राइट आंसर डी के साथ लगाया तो बिल्कुल सही लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है जगन्नाथ का समास विग्रह क्या होगा? तो यहाँ पर जगत प्लस नाथ, यानी कि जगत में हलंत आना चाहिए, तो जगत का नाथ है, तो यहाँ पर राइट आंसर बिल्कुल आपका बी होना चाहिए। जगत का नाथ बी इज करेक्ट हेयर। अपना एनर्जी लेवल भाई मेरे हाई रखिएगा। 30 लेवल क्वेश्चन हम लोग अराउंड पहुँच चुके हैं और फुल इंटरेस्ट के साथ क्लास को लीजिएगा। आपके पास क्वेश्चन है कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीताम्बर तन पर डाले, रेखांकित में कौन सा पद समास है बताइएगा। तो यहाँ पर जो पीताम्बर है इसमें कौन सा समाज है? देखिए जो पीताम्बर है वो दो चीज़ों को रिलेट करता है। पहले तो ये कर्मधारय हो सकता है, क्या कर्म में लिख रहा हूँ, पेन पर और राइटिंग पर मत जाइएगा। और दूसरा इसमें बहुब्रीहि समास भी होता है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास वो होते हैं जो दो शब्द जब मिलते हैं और तीसरे, यानी कि दो पद होते हैं किसी शब्द के और वो किसी तीसरे की तरफ इंगित करते हैं, तो वो होता है बहुब्रीहि। जैसे कि हो गया गजानन, तो यानी कि यहाँ पर गजानन जो है गणेश जी को बोलते हैं, तो गज आनन, यानी कि गज प्लस आनन ये क्या हो गया? गजानन। तो उसी प्रकार पीताम्बर को अगर आप देखोगे तो पीताम्बर जो हमारे शिव जी हैं, तो ये भी भक्ति से, यानी कि यहाँ पर एक तो इसका अर्थ हो गया पीला, जो अंबर है वो पीला है। दूसरा अर्थ पीताम्बर का हो गया कि हमारे शिव जी हैं, तो ये बहुब्रीहि में जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं पीताम्बर में, तो यहाँ पर तन पर डाले हुए हैं, तो यहाँ पर जो इसका जो कोरिलेट था थोड़ा सा आप लोग समझिए, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पीताम्बर। और इसमें जो ऑप्शन है बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों दिए गए हैं, तो हम इसमें कर्मधारय को राइट आंसर देंगे, क्योंकि यहाँ पर पीला है अंबर, पीला है अंबर जिसका इसमें सेकंड पद प्रधान होता है, तो यहाँ पर वैसे भी ये बहुब्रीहि होना चाहिए था। अगर कर्मधारय ऑप्शन में नहीं होता तो हम बहुब्रीहि लगा देते, लेकिन इसका आंसर हमें बी लगाना होगा, क्योंकि प्रियोरिटी हम पहले कर्मधारय को देंगे, तो बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वाग जाल का संधि विच्छेद होगा।
तो वाक जाल या वाक प्लस जाल यानी कि जिसमें हलंत लगा होना चाहिए वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाक प्लस जाल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड देखिए, कह रहा है समुद्रों में है, यहाँ पर इसका सही विच्छेद आपको करना है संधि। तो इसका समुद्र उर्मी यानी कि समुद्र प्लस उर्मी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। सी अपना यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, आप सभी लोग लगाए होंगे। अगला क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ देखिए, कह रहा निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य क्या है। देखिए तुम्हारा दुष्कृत्य दंडनीय है, तो ये तो सही लग रहा है। पंडिताइन भली महिला, ये भी सही लग रहा है। मुझे भय है कि वह बेईमानी करेगा। तुम सब में राकेश बहुत श्रेष्ठ है, तो ये भी थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है। और जब यहाँ पर श्रेष्ठ है तो बहुत लगाने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझे भय नहीं, मुझे शंका यहाँ पर होना चाहिए। मुझे शंका है कि वह बेईमानी करेगा, तो शंका होती है, भय क्या होता है। तो यहाँ पर फिलहाल इसका आंसर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है यार। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको विकल्प शुद्ध देखना है, तो कौन सा होता है, हम लोग ऑप्शंस को पढ़ते हैं और राइट आंसर बताने हैं। एक पानी का गिलास दीजिए, तो एक गिलास पानी होता है, ये गलत हो। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, ये कौन सी बात होती है। मैं आपकी प्रतिरक्षा करता रहा है, क्या बात है, कृष्ण पीताम्बर धारण करते हैं। आंसर नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी इज करेक्ट हियर। अगला क्वेश्चन है, किस प्राकृतिक क्षेत्र में बिहार पड़ता है। पठारी क्षेत्र, तराई क्षेत्र, प्लेन रीजन में या डिजर्ट है। तो यहाँ पर जो बिहार है, जो हमारा पूर्वी यूपी है, तो ये तो सारे प्लेन एरिया में है, यानी कि प्लेन रीजन में आते हैं। आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में क्या किस वर्ष ये हारे थे। देखिए ये 17 से 57 को आप लोग कैसे भूल सकते हैं। उसके जस्ट 100 ईयर बाद आपका 1857 में स्वतंत्रता संग्राम हुआ और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और डायरेक्ट ब्रिटेन क्राउन का यहाँ पर शासन स्टार्ट हुआ था, हमारे भारत पर हो गया था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सभी लोग, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके, ये किसका विरोध कर रहे थे। तो ये उस टाइम एक सेफ्टी बिल आया था, उसका विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पर ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल। देखिए ये एक धोखा था, ओनली पब्लिक सेफ्टी बिल वो कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ धोखा था, वो बिल कुछ नहीं था, यानी कि हमें पागल बनाने वाली बात थी। तो इसका विरोध कर रहे थे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट हुए हैं और मुझे उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से देंगे। और आजकल लोग बहुत ही ज़्यादा राजनेता भी बन रहे हैं, पॉलिटी बहुत ही ज़्यादा चल रही है, हर किसी को नेता बनना चाहते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन अच्छे से दोगे आप सभी लोग। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल से संबंधित वर्णन किया गया है। अब सीमाओं का फेरबदल करना, तो यहाँ पर वो आर्टिकल है अपना 3। आर्टिकल 3 अपना कहाँ पर लिखा हुआ है, आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है कि आप 2 ये राज्य दिए गए हैं, इनको एक में सबमर्ज कर सकते हो, एक राज्य से तोड़कर 2 राज्यों को अलग कर सकते हो। तो ये आर्टिकल 3 में है, यानी कि उसका नाम भी फेरबदल कर सकते हो, उसका स्थान भी चेंज कर सकते हो, यानी कि किसी भी संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, पंच निरपेक्ष और अखंडता शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो ये 42 जो है हमारा, ये 42 अमेंडमेंट हुआ था। तो यहाँ पर पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को यहाँ पर हमारे प्रस्तावना में यानी कि प्रेम्बल में जोड़ा गया था। 42 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूपर पट्टी को क्रस्ट भी बोलते हैं और यहाँ पर इसकी संरचना में अभ्रक की मात्रा कितनी होती है। देखिए भूपर पट्टी जो होती है ये यहाँ पर ऊपर वाली एरिया होती है और ये इसका क्रस्ट, ये मेंटल और इसका ये कोर वाला हो गया। तो जो भूपर यानी कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा पूछा, तो यहाँ पर ये 4% के अराउंड होता है। ये मैंने अगर क्रस्ट की बात करूँ तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या होता है, वो ऑक्सीजन होती है मेरे भाई। ये बात बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर ऑक्सीजन, मुझे आप पता है कि आप सभी लोग कंफ्यूज होंगे कि ऑक्सीजन कैसे हो सकती है। आप गूगल करिएगा या आप कहीं से पढ़ेंगे तो आप NCERT उठाइएगा, तो यहाँ पर क्रस्ट में या बताएंगे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। तो मैं सिर्फ क्रस्ट का बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सेकंड नंबर पर होता है सिलिका, फिर एल्युमिनियम, फिर आयरन होता है, फिर कैल्शियम होता है। तो अगर मैं ओवरऑल पूरे अर्थ की बात करूं तो यहाँ पर पूरे अर्थ में सबसे ज़्यादा होता है आयरन।
आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, वो जो होती है 35% के अराउंड। फिर आपका ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन ओवरऑल अर्थ में देखेंगे तो सेकंड नंबर पर आता है, 30% के अराउंड होता है सबसे ज़्यादा आयरन। फिर आपसे पूछा गया क्रस्ट में अभ्रक पूछा गया, तो वो आपका 4%, यानी कि यहाँ पर आंसर जो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है उस युग्म का चयन कीजिए जो सुम्मिलित नहीं है मरुस्थल और उसकी स्थिति बताई गई है। कह रहा है कालाहारी मरुस्थल, ये बात हमारे भारत में एक ही डिजर्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं थार रिजल्ट, यानी कि ये तो कालाहारी अफ्रीका में पड़ता है। ये अफ्रीका में अगर आप देखोगे नीचे में तो यहाँ पर ये कहीं पड़ता है कालाहारी ये मरुस्थल, तो ये सम्मिलित नहीं है, पहला गलत है, तो यही अपना करेक्ट आंसर हो जाता है, आंसर ए अपना। अगला देखते हैं हम लोग। देखिए अब तिलहन की यहाँ पर बात हो रही है। संकर तिलहनों की बुवाई की वजह से खाद्य तेल के उत्पादन में अचानक से वृद्धि हुई। डैश 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 इसको क्रांति कहा गया, तो इसको पीली क्रांति कहा गया है। देखिए जब आपने संकर तिलहन, संकर का मतलब होता है दो प्रजाति, यानी कि दो प्रजातियां थी, एक कोई मस्टर्ड थी दूसरी कोई मस्टर्ड की प्रजाति लगाई, इनको आपने इंटरकॉस्ट करवाया। इंटरकॉस्ट जब करवाया तो एक नई प्रजाति बनी, और न्यू जो प्रजाति बनी उसको बोला हमने संकर प्रजाति। तो उसी प्रजाति की वजह से क्या हुआ, जो हमारी जो फूड ऑयल था यानी क्रूड ऑयल सॉरी, उसमें उत्पादन में थोड़ा वृद्धि हुई, तो हमने उसको येलो क्रांति यानी कि येलो रिवॉल्यूशन बोला। ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब कह रहा मुद्रा का पूर्ण रूप क्या होगा। मुद्रा योजना का नाम है, सरकार के द्वारा लाई गई, हमारे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा मुद्रा स्कीम लाई गई, तो इसका पूर्ण रूप क्या है। इसका पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। तो आंसर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होना चाहिए, रिफाइनेंस एजेंसी है, तो आप लोग लगाइएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, यानी कि यहाँ पर ये योजना जो स्टार्ट हुई प्रधानमंत्री, इसको हम योजना बोलते हैं। इसके अंतर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद जो असंगठित हैं, यानी कि जो यहाँ पर यानी कंफर्टेबल कर्मचारी, यानी कि जो पर्सन है वो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में कर्मचारी है, और प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन के तहत अपना बीमा खुलवाता है, तो 60 वर्ष के बाद उसको 3000 पर मंथ सैलरी मिलेगी, यानी उसको पेंशन मिलेगी अगर वो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना के अंतर्गत आएगा। वो अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में वो कार्य करता है, तो उसको 3000 मंथ प्रति सैलरी मिलेगी 60 वर्ष के बाद। अगर ये स्कीम पूछा जाए खुलवाई कब जा सकती है, तो आप 18 प्लस हो जाइए तो आप इसको खुलवा सकते हैं, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पर सामाजिक त्यौहार जो नुआखई है, ये भारत के यहाँ पर कहाँ पर मनाया जाता, तो ये असम, कर्नाटक, उड़ीसा। तो आप सभी लोग बताइए राइट आंसर इस क्वेश्चन का। अगर आप लोगों ने दिया उड़ीसा ए, तो नुआ कोई उड़ीसा में मनाया जाता है, आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सितार वादक नहीं है। अनुष्का शंकर, पंडित शिव कुमार शर्मा, या बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ये यहाँ पर पंडित क्यों शिव कुमार शर्मा जो सितार वादक नहीं है, बाकी अनुष्का शंकर है, उस्ताद विलियात खान जी है, पंडित रविशंकर को आप जानते ही हैं। तो यहाँ पर फिलहाल पंडित शिव कुमार शर्मा बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये नहीं है। अगला कह रहा है बिहार का सबसे पुराना विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन आप नहीं बताओगे तो आप सभी लोग बता देंगे, नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेकिंग इंडिया ऑसम यानी कि पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर अगर अरुंधति राय हैं नहीं, और कैलाश सत्यार्थी हैं नहीं। अगर सचिन गर्ग की बात करें या चेतन भगत की बात करें, तो राइट आंसर भगत चेतन जी हैं, ये आप लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मेक इन इंडिया ऑसम, इंडिया को इतना असम बना दीजिए, तो ये इंडिया वैसे भी अपनी असम है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भगत चेतन ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन पद्मावत के रचयिता मलिक मोहम्मद जैसी, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही पद्मावत लिखा, किसको नहीं पता है, सभी को पता है। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, और यहाँ पर बताइए क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो यहाँ पर 5 जून को मनाते हैं हम सभी लोग, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। तो यहाँ पर ये 5 जून को मनाते हैं, आंसर नंबर सी अपना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपके लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाली एक कौन सी भारतीय अर्थशास्त्री हैं, तो यहाँ पर
अमर्त्य सेन है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश से संयुक्त राष्ट्र परीक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो आपको पता है यहाँ पर टोटल जो है सुरक्षा के स्थायी सदस्य तो 5 हैं, तो रूस, रसिया, चाइना, एक तो रसिया हो गया और चाइना, और 2 एशिया से है। यूरोपियन महाद्वीप से अगर बात करूँ तो यूरोप से आते हैं, दो यूरोप से आते हैं, एक तो फ्रांस आ जाता है और एक आपका आता हुआ है यूके, यूनाइटेड किंगडम, और एक है आपका अफ्रीका से। तो अफ्रीका से यहाँ पर अमेरिका, तो यहाँ पर यूएसए ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पर अमेरिका, तो यहाँ पर ये कितने, यूएसए, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, रसिया और चाइना, और इनमें से कौन सा, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, कनाडा नहीं आता है, जो कि बिल्कुल गलत हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के निकट है? यानी कि वीनस जो है ये आपके, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुक्र लगभग पृथ्वी के बराबर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ये आपका कहाँ है? ये दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है भाई, नई दिल्ली में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला है आपके लिए इस क्वेश्चन, देखिए निम्नलिखित में से किस शहर को भारत में महलों का शहर यानी कि द सिटी ऑफ पैलेस कहा जाता है, के रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं कोलकाता, यानी कि कोलकाता द सिटी ऑफ पैलेस के नाम से जाना जाता है। आंसर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए भारत का कौन सा शहर डेट्रॉयड ऑफ एशिया यानी कि ऑफ ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो यहाँ पर आप सभी को बताना है, अब ये साउथ इंडिया का ही कोई होगा शहर यहाँ पर ऑब्वियसली, क्योंकि ऑटोमोबाइल या कहेंगे इंडस्ट्रियल हब वगैरह तो वही हैं, या हमारे दिल्ली वगैरह आ सकते हैं। तो चेन्नई, हैदराबाद या कोयम्बटूर, तो यहाँ पर चेन्नई बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऑटोमोबाइल का कैपिटल भी कहते हैं, राइट आंसर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला नंबर का क्वेश्चन। अब ये हमारे साइंस का क्वेश्चन है। देखिए अब यहाँ पर जिन्होंने, मेरे भाई ने यानी कि चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा, और मैं आपको समझाऊंगा और फास्ट आंसर देने की कोशिश। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है क्या कि लेंस की शक्ति की एसआई क्या है, यानी कि एसआई आपसे मात्र पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर राइट आंसर डायोप्टर के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? तो बल, वेग या ऊर्जा, शक्ति। तो यहाँ पर शक्ति ही हमारी भौतिक मात्रा के कार्य की एक गति को मापती है। अगर आप कार्य किए हैं तो हमारी शक्ति यानी कि पावर पर डिपेंड करता है, जो कि हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, गति का जो पहला नियम है, स्पीड का पहला समीकरण है, ये किसका जो संबंध दिखाता है? गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है? तो ये वेग और समय के स्थिति को दर्शाता है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है, जो कि इससे डिपेंड करता है। अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर इसका गति का पहला समीकरण किसके बीच संबंध दिखाता है, तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो ये रहे आज के सेशन के टॉपेस्ट क्वेश्चन। आई होप आप सभी लोगों ने एंड तक देखा होगा और सारी की सारे सेशन आप सभी को समझ में आए होंगे क्वेश्चंस के साथ। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपको डेली बेस पर सेशन को प्रोवाइड करते हैं। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो उसको लाइक करिए, और हम सभी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।